नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आज आप सुनेंगे संध्या भराड़े की कहानियों की श्रृंखला में उनकी अगली कहानी, जिसका शीर्षक है वसीयत। संध्या जी का लेखन तेजाबी स्याही नहीं है, बल्कि सच्चाई की कलम से लिखे जीवन के भावनात्मक अनुभव हैं। उनकी लेखनी द्वारा रचित सभी पात्र कोमल एवं संवेदनशील हैं। आइए कहानी सुनते हैं, वसीयत। कहानी पसंद आने पर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो कहानी शुरू होती है। हेलो दीदी, मैं आनंद बोल रहा हूँ। हाँ भैया, कैसा है? गीता और बच्चे कैसे हैं? अपर्णा ने पूछा। यहाँ तो सब ठीक है दीदी, इंदौर से पापा का फोन आया था, पता नहीं क्या काम है, 2 दिन के लिए ही क्यों न हो, जरूर बुलाया है। आपको भी पापा का फोन आया था? हाँ आनंद, बुलाया तो मुझे भी। तुम कब जा रहे हो? दीदी शनिवार रविवार की छुट्टी रहती है, सोचता हूँ 2 दिन की और ले लूं और चला जाऊं। बहुत दिन हो गए, मम्मी पापा से मिल आऊंगा। मैं आज शाम को इनसे बात करती हूँ। पुणे इंदौर गाड़ी का रिजर्वेशन भी यह कंप्यूटर पर देख लेंगे। यदि मिल जाएगा तो मैं दोनों के टिकट मंगवा लेती हूँ। तुम कल्याण से बैठ जाना। ठीक है दीदी, मैं आपके फोन की राह देखता हूँ। पापा ने क्यों बुलाया होगा? इस प्रश्न से अधिक परेशान कर रहे थे गृहस्थी के प्रश्न। 4 दिनों के लिए जाना है, घर में सब्जी लाकर रखना होगी, बाई को जल्दी आकर रोटी बनाने के लिए कहना होगा, तब कहीं जाकर इनको और बच्चों को टिफिन समय पर मिल पाएगा। वैसे अब अस्मिता 15वें साल में चल रही है, पढ़ाई के साथ घर के भी थोड़े बहुत काम कर लेती है। सबसे बड़ा प्रश्न तो अनय का है। पढ़ाई में वह भी होशियार है, लेकिन क्रिकेट का बैट हाथ से छूटे तब न। स्कूल से आए, बैग रखा और चले बल्ला घुमाते। वह तो मैं सामने होती तो डांट फटकार कर नाश्ता करवाती हूँ। ग्राउंड से 7-7:30 बजे तक लौटता है। यह गृहस्थी भी अजीब चक्रव्यूह है। शादी के मार्ग से अंदर तो चले जाते हैं और गोल गोल अंदर ही घूमते रहते हैं। बाहर निकलने के बाद भी मन में नहीं आती। अब मुझे ही देखो, पापा को फोन करना पड़ता है बुलाने के लिए। यह नहीं हुआ कभी मुझसे कि बिना बुलाए ही मैं 4 दिनों के लिए इंदौर हुआ हूँ। यह नहीं कि मुझे लगता ही ना हो, लेकिन हमेशा घर की समस्या सामने खड़ी हो जाती है। कभी अस्मिता की पढ़ाई तो कभी अनय का स्वास्थ्य। इस क्रिकेट ने उसे इतनी बार गिराया है कि शरीर का शायद ही कोई हिस्सा बचा हो जहाँ चोट न लगी हो। कभी हमारे साहब बहादुर अरुण के टूर, वह विदेशी नहीं, एकदम विदेशी। टाटा इन्फोटेक में इंजीनियर है, इसलिए 4-6 महीनों के लिए कभी इटली कभी अमेरिका के दौरे करने ही पड़ते हैं। मेरी गृहस्थी का सबसे बड़ा आधार स्तंभ है हमारे बाबूजी, मेरे ससुर। कभी गलती से दोपहर में दूरदर्शन का सामना हो गया और सास भी बहू या घर घर की कहानी देख ले तो लगता है एक सीरियल मैं भी बना ही डालूं, क्योंकि ससुर भी कभी माँ होते हैं। आज भी जब मैंने इंदौर जाने की बात कही तो बाबूजी ने यही कहा, ठीक है बेटा, हुआ 4 दिन के लिए, मम्मी पापा से मिलना भी हो जाएगा और थोड़ा चेंज भी। बाबूजी कॉलेज में अंग्रेजी के जाने माने प्रोफेसर रहे हैं। आज भी उनके जन्मदिन पर हमारे घर में उनके छात्र छात्राओं और साथियों का तांता लगा रहता है। सुबह रसोई में मुझे मदद करवा देंगे। बच्चे छोटे थे तो उन्हें तैयार कर देते थे। घर में कहीं धूल या कचरा दिखा तो तुरंत साफ करने लग जाते। यहाँ तक कि जिस वस्तु के लिए जो जगह निश्चित है वह इधर उधर दिखी तो उसे उठाकर यथास्थान रख भी देंगे। मैंने देखा तो नहीं, लेकिन अरुण और पड़ोसी बताते हैं कि बाबूजी ने बीमारी में मम्मी जी की सेवा खूब मन लगाकर की थी। अब शीत युद्ध होगा अरुण से, ना तो नहीं कहेंगे, लेकिन खूब उत्साह से हाँ भी नहीं कहेंगे। सच्चाई तो यह है कि मेरे एक दिन भी घर पर न रहना से घबराते हैं। हमारे बाबूजी ने उनको बिगाड़ ही रखा है। गोल्ड मेडलिस्ट बेटा है, माँ के अभाव में टूट न जाए इसलिए हथेली के छाले सा संभालते रहे। अब बेटे को आदत हो गई। खैर, अड़चनों के सारे दौर जीत कर हम फाइनल में पहुंच गए। अरुण को कंप्यूटर ने बता दिया 2 बर्थ खाली है, कल टिकट घर पहुंच जाएंगे। कल्याण स्टेशन पर आनंद जब ट्रेन में चढ़ा तो हम भाई बहन के तर्क वितर्क शुरू हो गए। क्यों बुलाया होगा यार पापा ने? इससे पहले तो कभी इस तरह नहीं बुलाया था। सिर्फ मिलने की बात होती तो मम्मी पापा स्वयं ही आ जाते, हमें थोड़ी बुलाते। वे जानते मुझे छुट्टी की कितनी समस्या रहती। आनंद का तर्क भी एकदम सही था। मुझे लग रहा है मम्मी के तबीयत को लेकर तो कोई गंभीर बात नहीं है। मन भी एक आश्चर्यजनक चीज है, हमेशा देखो बुरा ही सोचता है। हम दोनों में से एक को भी यह नहीं सूझ रहा था कि कोई खुशखबर भी हो सकती है जब पापा हमें प्रत्यक्ष मिलकर देना चाहते हो।
इन्हीं ख्यालों में टिफिन भी ठीक से नहीं खा पाई, वरना गीता ने आनंद के साथ खास मेरे लिए भरवा करेले बनाकर भेजे थे। इंदौर स्टेशन पर पापा को मुस्कुराते हुए खड़े देखा तो अच्छा लगा। उम्र अपना हिसाब पापा के चेहरे पर लिखे जा रही थी, फिर भी वृद्धावस्था की झलक चेहरे की रौनक बिगाड़ने के बजाय उनका गौरव ही बढ़ा रही थी। घर पहुंचे तो मम्मी भी खुश थी। हमारी पसंद का नाश्ता बना हुआ था। खाने में भी 2-4 चीजें पहले से ही बनाकर रख दी थी, जिससे आराम से बैठकर बातें की जा सके। अब क्यों बुलाया है वाले प्रश्न ने चिंता की जगह उत्सुकता का स्थान ले लिया। जब भी मम्मी के गले लगती हूँ, रो पड़ती हूँ। मम्मी धीरे धीरे पीठ पर हाथ फेरती हैं, तो लगता है मेरे दुख, मेरी परेशानियों से कह रही हो, मेरी बेटी का स्वाद छोड़ दो, मैं हूं तो। अरुण सामने होते तो कहते, अब 40 की उम्र पार कर रही हो, क्या बच्चों जैसी हरकतें करती हो। कई बार कहना चाहा पर कह नहीं पाई कि दुनिया में उम्र का गणित भूलने का एकमात्र स्थान है माँ की गोद। तभी पापा ने कहा, तुम चाय नाश्ता कर लो, नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, तब फुर्सत से बातें करेंगे। पापा ने हॉल में आने से पहले जाली वाले फाटक पर ताला लगा दिया और कहा, तुम्हें बहुत उत्सुकता होगी ना कि मैंने क्यों बुलाया है। तो सुनो, मैंने और तुम्हारी माँ ने एक निर्णय लिया है कि हम इस मकान को बेच देंगे। क्या? मेरा और आनंद का सम्मिश्र बड़े से हॉल में गूंज उठा। पापा को यही अपेक्षा थी, इसलिए बहुत समझाते हुए बोले, यह निर्णय हमने बहुत सोच समझ कर लिया है बेटा। वो तो ठीक है पापा, लेकिन क्या मकान बेचने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है? आनंद ने पूछा। नहीं बेटा, 28 वर्ष हो गए इस मकान को बने, अब रख रखाव की ज्यादा जरूरत हो गई है और मुझसे दौड़ धूप होती नहीं। रोज ही कोई न कोई समस्या खड़ी हो जाती है। कभी पानी की मोटर खराब, तो कभी इलेक्ट्रिक का मीटर बिगड़ता है, कभी छज्जे की सीमेंट उखड़ी दिखाई देती है, तो कभी सैनिटरी लाइन चौक हो जाती है। इन छोटे छोटे कामों के लिए एक तो कोई आता ही नहीं है। 10 फोन करने पर भी एक आध आ भी गया तो मनमाना बिल थमा देता है। पापा, नीचे किराएदार रख लीजिए और ऊपर ताला लगाकर कुछ दिन मेरे यहाँ, कुछ दिन आनंद के यहाँ और कुछ दिन यहाँ इंदौर में रह लो। सोचा तो हमने भी यही था बिटिया, लेकिन देखा कि लोगों को किराएदारों से बड़ी तकलीफें उठानी पड़ी, कोर्ट कचहरी तक के चक्कर लगाने पड़े हैं। अब इस उम्र में ऐसे अनुभव लेने की हिम्मत नहीं होती। यही सब सोचकर तुम लोगों को बुलाया है कि जिसे जो सामान चाहिए वो ले जाओ। सामान क्यों ले जाए? मकान बेचने की पूरी कार्रवाई हो जाए तो आप मुझे फोन कर दें, मैं सारा सामान ट्रक में लोड करवा दूंगा और आप दोनों को भी साथ ले जाऊंगा, आनंद ने कहा। नहीं आनंद, पापा ने दृढ़ स्वर में कहा, मकान बेचने के बाद हम दोनों लोनावला में वानप्रस्थाश्रम में रहने जा रहे हैं। क्या? आनंद और मैं दोनों साथ में फिर चिल्लाए। पापा उसे गंभीर स्वर में बोलते रहे, तुम लोग शायद सोच रहे हो कि हम तुम दोनों से नाराज है, इसलिए यह निर्णय लिया है। फिर क्या है पापा, क्यों लिया यह निर्णय आपने? हमसे कोई गलती हुई है? गीता की कोई बात आपको दुख दे गई है? मैं आपके पैर छूकर माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन आप वानप्रस्थाश्रम न जाए। आनंद रुआंसा हो गया था। पगला है, बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करता है। सबसे पहले तुम लोग यह बात अपने मन से निकाल दो कि वानप्रस्थाश्रम बच्चों से जिनकी नहीं बनती, वह वृद्धों के लिए घर का विकल्प है। जहां तक हमारा सवाल है, हम तो बहुत भाग्यवान हैं कि हमें गीता जैसे सुंदर सुशील बहू और अरुण जैसा होनहार दामाद मिला है। बहुत प्यारे से हमारे नाती पोती हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि अब गृहस्थी से दूर हम उम्र लोगों में समय बिताया जाए। वहाँ अच्छा शांत वातावरण है, पुस्तकों की बड़ी सी लाइब्रेरी है, खूब खुला आंगन है जहाँ बागवानी की जाती है। तुम्हारी माँ को भी वह जगह बहुत पसंद है। चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है। और दूर कहाँ बेटा, हम तो तुम्हारे और पास आ रहे हैं। इंदौर दूर है, यहाँ तक पहुँचने के लिए करीब 14 घंटे लग जाते हैं। लोनावाला तो बस 1.5-2 घंटे से भी कम में पहुँच जाओगे तुम। और अपर्णा, तुम भी तो जब चाहो मिलने आ सकती हो। वृद्धाश्रम के सारे लाभ गिनाकर पापा ने हमें निरुत्तर कर दिया, लेकिन मन उदास हो गया। लौटने में आनंद कह रहा था, दीदी लगता है मम्मी पापा मुझ पर और गीता पर शक कर रहे हैं कि हम उनकी देखभाल ठीक से नहीं करेंगे। दूसरे परिवारों से हमारे घर में भी चकचक तो नहीं होगी। पता नहीं क्यों पापा के इस निर्णय में मुझे हमारे प्रति अविश्वास दिखाई दे रहा है। 1-2 माह रहकर देखा तो होता हमारे साथ, फिर इस तरह का कोई निर्णय लेते। मैं क्या कहती, मैं भी तो उतनी दुखी थी जितना आनंद। अव्वल तो मम्मी पापा इंदौर छोड़ते ही नहीं थे। आए भी तो 8 दिन आनंद के पास, 8 दिन मेरे यहाँ रहकर लौट जाते थे।
हमारे अरुण बाबूजी सभी पापा के इस निर्णय से नाराज थे। इंदौर से लौटे 15-20 दिन हुए होंगे कि एक दिन दोपहर में पोस्टमैन ने गुहार लगाई। पापा का पत्र था, बहुत सुंदर, संयमित और दृढ़ विचारों वाला। पढ़ने के बाद की तत्काल प्रतिक्रिया तो गुस्से से भरी थी। मेरे गुस्से से पापा को दुख पहुंचेगा, इसलिए गुस्सा शांत होने की प्रतीक्षा करती रही। जब समझी कि अब मैं पापा की बेटी ही रहकर उत्तर दे पाऊंगी, तब पापा के पत्र का उत्तर लिखने बैठ गई। आदरणीय पापा एवं प्रिय मम्मी, चरण स्पर्श। आपका पत्र मिला और उम्र के 40 वर्षों की कैसेट रिवाइंड हो गई। मुझे गोद में खिलाने वाले पापा, मुझे पढ़ाने वाले पापा, मेरी बीमारी में रात रात पर जागने वाले पापा, मेरी विदाई के समय बिलक बिलक कर रोने वाले पापा, बच्चों के जन्म के समय नर्सिंग होम में बेचैनी से चक्कर काटते पापा, और आज प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मेरे नाम करने वाले पापा। प्रत्येक ऊंचाई को छूते हुए आपके रूप मैंने देखे है। आपकी ऊंचाई वाली कद्दावर प्रतिमा देखते देखते ही बड़ी हुई हूँ पापा, लेकिन आज मैं बहुत छोटी हो गई हूँ। अपनी ही नजरों में आंखें नहीं मिला पा रही हूँ। कई प्रश्न मुझे घेर रहे हैं, जहरीले दंश कर रहे हैं। क्यों स्वीकार करूं मैं आपकी वसीयत? इसलिए कि आपकी बेटी हूँ? इसलिए कि पिता की जायदाद में पुत्री का भी कानूनन अधिकार है? आप ही ने कहा था, केवल कर्तव्यों की दुनिया में अधिकारों का जन्म होता है। कौन से कर्तव्य निभाए हैं मैंने आपके प्रति? मुझे तो याद नहीं है कि कभी आपकी या मम्मी की सेवा मुझे करनी पड़ी हो। आज तक आपसे लिया ही लिया है पापा, अब और कुछ लेने का मन नहीं होता। मैं मानती हूँ मैं आदर्शों की प्रतिमा तो नहीं हूँ और नहीं मेरे व्यक्तित्व में वह कद्दावर ऊंचाई है, लेकिन एक आदर्श पिता की पुत्री तो हूँ ना पापा। अधिकार पाने के लिए ही तो कानून है, लेकिन कर्तव्य तो स्वयं ही समझ से, और जब कर्तव्यों के साथ भावना जुड़ी हो तो वही कर्तव्य ज्यादा अच्छे से निभाए जाते हैं। वृद्धाश्रम का आश्रय लेकर आपने आपके लिए कुछ करने का मार्ग ही बंद कर दिया है, लेकिन आपके पत्र ने ही एक पगडंडी भी मुझे दिखाई है। यदि वसीयत का अधिकार छोड़ती हूँ तो आपकी भावनाएं दुखेंगी, इसलिए स्वीकार तो करूंगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। मेरी पहली शर्त यह है, आप माह के 8 दिन मेरे पास रहेंगे और दूसरे महीने के 8 दिन आनंद के पास रहेंगे। हम आपको लेने आएंगे, फिर लोनावाला छोड़ देंगे। दूसरी शर्त है, मेरे दोनों बच्चों के और आनंद के दोनों बच्चों के जन्मदिन पर आपको पूरे 15-15 दिन हम लोगों के पास रहना होगा, और साल भर में एक बार आपको जहां भी घूमने जाना हो आप जाए। यात्रा का पूरा प्रबंध मैं करूंगी। मैं जानती हूँ मम्मी को चारों धाम की यात्रा करना है, उनके इष्ट देव श्री कृष्ण की नगरी मथुरा जाना है, लेकिन हम दोनों के प्रति अपने कर्तव्य पूरा करके आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं रही कि आप मम्मी का यह शौक पूरा करते। इसीलिए आनंद ने तो आपको विदेश यात्रा के लिए ट्रेवल कंपनी से बात भी कर ली है। पापा, ऐसा नहीं है कि हमेशा माँ बाप को ही बच्चों को सुखी देखकर खुशी मिलती है। बच्चे भी अपने मम्मी पापा के लिए हमने कुछ किया है ऐसा सोचकर सुखी होते हैं। आनंद और मैं तो आपके बच्चे हैं न पापा, हमें भी तो हमारे बच्चों के सामने उदाहरण रखना है, उन्हें यह देखते हुए बड़ा करना है कि उनके नाना नानी कभी अकेले नहीं थे। घर के बड़े बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में पटका नहीं जाता, आदर से संभाला जाता है। लोनावाला पास है, आप आते जाते रहेंगे, बच्चे मिलते रहेंगे तो आपके अनुभव से समृद्ध होंगे। बुरा ना माने पापा, अपनी शर्तों पर ही मैं आपकी वसीयत स्वीकार करूंगी। मेरी धृष्टता के लिए क्षमा करना पापा। आपकी अपनी अपर्णा। तो मित्रों, यहाँ कहानी वसीयत पूरी होती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करके जरूर बताएं। मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।